तो आज का हम लोग जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जब तक ओ लेवल जो लोग भी कर रहे हैं, पहला चैप्टर हम लोग आज पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहले चैप्टर में जितने जितने भी चीज़ें आती हैं सब कुछ कवर करेंगे। वैसे तो ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, बट एक वीडियो में आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है, ठीक? तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। इतना याद रखिए कि कंप्यूटर में कभी भी रटा नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि रट रहे बैठ के परिभाषा क्या होती है, कभी भी नहीं रटना है। हमने भी नहीं रटा है, ना आप लोगों को रटना है, ठीक? तो कैसे बोलना है, बस आपको कंप्यूटर परिभाषा परिभाषित करनी आनी चाहिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब हमने ऐसा क्यों बोला? देखिए, मशीन तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर पे है एक सिंपल मशीन। सिंपल मशीन वे मशीन होती है जो चलाने के लिए व्यक्ति को साथ में चलना पड़ता है। जैसे ये पेन हो गया, है एक प्रकार की मशीन, लेकिन ये अपने आप नहीं चल सकता, ना तो लाइट से चलेगा, हमें चलाना पड़ेगा। आपके घर में हथौड़ा हो गया, कैसे? अपने आप नहीं चलता है, हमें चलाना पड़ता है। तो ये सब सिंपल मशीन में आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मशीन है। इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें क्या हिसाब होता है? जैसे आपके घर का बल्ब हो गया, पंखे हो गए, इन्हें अगर आप एक बार लाइट दे देते हो तो ये लाइफ टाइम चलने वाले हैं। क्यों चलने वाले हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी मशीन है। और जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कहने का मतलब है कि आप चलेगा तो लाइट से, बट आपको चलाना पड़ेगा, ठीक? इसीलिए आप दुकानों पे देखते हो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में डिफरेंस समझ में आया क्या है? ठीक है ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। पहली परिभाषा क्या हुई? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। आसान है परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पे कार्य करता है। अब एक तो परिभाषा आप ऐसे बोल सकते हो, और आप ओ लेवल स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात तो कोई भी कहेगा कि भाई और डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पे कार्य करता है, यह इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। क्या बोलोगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पे कार्य करता है या इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। अब इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट को भी यहीं पर हम लोग समझ लेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि आपका क्या नाम है, ठीक? आपका क्या नाम है? आप क्या करोगे? कुछ सोचोगे माइंड में, फिर हमें आउटपुट दोगे, मतलब रिजल्ट दोगे। वही कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में मान लीजिए हमने कोई बटन दबाया तो ये हो गया कंप्यूटर के लिए इनपुट। कंप्यूटर के सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। फिर कंप्यूटर के मॉनिटर में हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो ये हुए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो ये भी आप परिभाषा बोल सकते हो कि क्या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक? ये परिभाषा ये हो गई। दूसरे नंबर पे क्या है या क्या काम करता है, ये भी आप बता सकते हो। क्या काम करता है? गणना करना, फाइल को सुरक्षित करना और प्रिंट निकालना, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको बोलना है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दे निर्देशों पे काम करता है या इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है, जिसके द्वारा हम गणना करना, फाइल को सुरक्षित करना तथा प्रिंट आउट निकालना आदि काम आसानी से तथा कम समय में कर सकते हैं। अब देखिए, परिभाषा बढ़ती हुई चली जा रही है, बट आप जितनी बोल पाओ, हम तो कहते हैं कि जितनी आप सामने वालों को बता पाओ उतनी बताओ। ये मत दिखाओ कि हाँ मुझे नहीं आती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें आती पूरी परिभाषा है लेकिन लास्ट में अच्छा आगे नहीं आती। यार क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए ना। ये को तो दिखाओ, हम दिखा रहे हैं मुझे नहीं याद। यार ऐसा ना करो भाई। अगर हम कह रहे सब आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, सीधे बताओ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हो गई परिभाषा। हर तो एक प्रकार मशीन ही, या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम गणना करना, फाइल को सुरक्षित करना तथा प्रिंट आउट निकालना आदि काम कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पे काम करता है। जो आपको सही लगे बोल, ठीक है ना। परिभाषा समझ में आ गई। अब यहीं पर हम लोग एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं, डिवाइसेस के ऊपर। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब कंप्यूटर के वे डिवाइस
जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, और जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उन्हें हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिनके माध्यम से हमें प्रोसेसिंग होता है प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, जिनके माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है उन्हें हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब ये क्या क्या डिवाइस है ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले नंबर पे कीबोर्ड, ठीक, नेक्स्ट नंबर पे है माउस, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, कीबोर्ड हो गया, MICR, ठीक, इन सब के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। प्रोसेसिंग किस में होती है, CPU में। प्रोसेसिंग का तो एक ही हिसाब है कि CPU में ये होनी है। आउटपुट हमें मिलता है मॉनिटर से। ठीक है, अब इन डिवाइसेस पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलो पहले देख ही लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे कीबोर्ड, ठीक, अभी चल रहे हैं क्या, इनपुट डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे कीबोर्ड। कीबोर्ड नॉर्मली क्या होता है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें नॉर्मली 101 बटनें पाई जाती हैं। 101 हो सकती है, 103 हो सकती है, 107 हो सकती है, या आपकी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में और भी ज्यादा होती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कुछ कीबोर्ड्स में मान लीजिए कि एंटर बटन 2 हैं, कुछ में नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कीबोर्ड पे। वैसे नॉर्मल एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटनें पाई जाती हैं। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली अगर मैं सर्च कर दूं, ठीक है, इसे सेलेक्ट किया और सर्च किया, एक कीबोर्ड का एक्चुअली मुझे इमेज चाहिए होगा। वो इमेज काहे के लिए चाहिए होगा, ताकि हम और इसके पार्ट्स भी समझा पाऊँ। नॉर्मली जितनी देर में सर्च हो रहा है जाने दीजिए, आ गया, इमेजेस पे गए और यहां से एक इमेज को हम उठाएंगे और अपने वही लेके चलेंगे। इमेजेस लोड हो रही हैं, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए, इंटरनेट का काम थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, कीबोर्ड आ चुका है हमारे पास, हमें इतना ही चाहिए था, ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, ये जो बटने हैं इन्हें हम लोग कहते हैं नंबर की। ठीक, क्यों नंबर की कहते हैं, क्योंकि ये इसमें नॉर्मल नंबर लिखे हुए हैं इसलिए नंबर की कहते हैं। ये जिनमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये हमारी कहलाती है अल्फा की। ठीक, और अल्फाबेट के ठीक ऊपर नंबर लिखे हैं इन्हें कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, ये एरो है, इन्हें कहते हैं एरो की। ये कुछ स्पेशल की ऊपर होती है 12, यहां से यहां तक, इन्हें कहते हैं फंक्शन की। ठीक है, और ये कुछ स्पेशल की भी होती हैं जो कि यहां पर आपको पाई जाती है। ये स्केप बटन होता है यहां पर, और ये कॉम्बिनेशन की, कंट्रोल हुआ, शिफ्ट हुआ, विंडो हुआ, आल्ट हुआ, ये क्या है, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की क्यों है, क्योंकि ये अकेले किसी काम के नहीं, आप एंटर बटन दबाते कुछ होने वाला ही नहीं है जब तक आप उसके साथ में कुछ होने नहीं, जैसे कंट्रोल S यूज फॉर सेव। ठीक है, और बाकी चीजें भी होती है। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि कॉम्बिनेशन की, और बाकी यहाँ पे एरो की है। अब यहां पर आप लोग देखोगे, ठीक है, यहां पे आप लोग देखोगे ये जो है, ये सबसे पहले नंबर पे होती है डेल, ये उसके नीचे होती है इंसर्ट, INS इंसर्ट। यहां पर आपको पेज अप पेज डाउन का मिल जाएगा, होम और एंड का मिलेगा, होम एंड और पेज अप एंड पेज डाउन। ये पेज को डाउन करने के काम आता है, ये पेज को अप करने के काम आता है। ये होम स्क्रीन पे, ये एंड पे। जैसे मान लीजिए कोई लाइन पे आपको टेक्स्ट लिख रहे हो,
और उसके आप स्टार्टिंग में जाना चाहते हो, उस लाइन के स्टार्टिंग में जाना चाहते हो, जब आप होम पे क्लिक कर दोगे स्टार्टिंग में चले जाओगे, और अगर आप एंड पे क्लिक करोगे तो लास्ट में चले जाओगे। और डिलीट और इंसर्ट आप लोगों को पता है कि डिलीट करने के काम आता है, और इंसर्ट से आप कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर पे है माउस। ठीक, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये आप लोगों को पता है, और इसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में। क्या कि ये डबल बटन माउस सिस्टम आता है और एक ट्रिपल बटन माउस सिस्टम आता है, यानी कि 2 बटनों वाला और 3 बटनों वाला है। नॉर्मली लेफ्ट बटन से होके होता है, राइट बटन से राइट क्लिक होता है, वो आप सबको पता ही है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये प्रकार भी आते हैं, कई प्रकार के आते हैं, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, इनके प्रकार भी है। जैसे कीबोर्ड के बारे में अगर हम बात करें, एक वायरलेस कीबोर्ड आता है, एक वायर्ड कीबोर्ड आता है, एक ऑप्टिकल कीबोर्ड आता है, एक मैथमेटिकल कीबोर्ड आता है, कई सारे कीबोर्ड्स आते हैं। ऐसे माउस भी होता है हमारा, समझे ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट MICR। MICR का जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एक्चुअली यह एक इनपुट डिवाइस है, इसका जो काम होता है वो किसी चेकबुक को पढ़ने के काम आता है। अगर कोई चेकबुक आपको पढ़ना है तब आप इसका उपयोग करोगे, ठीक है। बैंकों में इसका उपयोग किया जाता है। अब मैग्नेटिक का मतलब चुंबकत्व होता है, ये चुंबक के अक्षरों को पढ़ लेता है, इसीलिए इसे इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है BCR, बारकोड रीडर। आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हो तो उसके नीचे बारकोड लिखा होता है, उसे पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग होता है। QR कोड रीडर, QR कोड को पढ़ने के काम आता है। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ये QR कोड हो जाता है आपका। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या बताया गया है? QR कोड हो गया, और OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। लाइट पेन, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है? गेम खेलने के काम आता है। स्कैनर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में आपका क्या आ रहा है? मॉनिटर, ठीक, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, फ्लटर, ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन आता है? स्टोरेज डिवाइस में जो आपके आते हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? HDD, FDD, ठीक, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना, स्टोरेज डिवाइस, सॉरी। तो ये चीज आप लोग समझ में आई। अब हम कंप्यूटर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि द फादर ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी होती है, और बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 0 या 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर, उसका नाम अबेकस था, और ये मुख्य रूप से कंप्यूटर ना होकर एक मॉनिटर हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय के कंप्यूटर में और इस समय के कंप्यूटर में बहुत ज्यादा अंतर है, डिफरेंस है, वो हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर पे एक बात और भी है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक, ठीक। अब संगणक क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में सबसे पहले काम हुआ करता था गणना करना, कुछ भी गिनने के ये काम आता था, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूट। कंप्यूट जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अब ये कंप्यूट उस समय तो खाली गणना कर रहा था, इसीलिए कंप्यूट ही था, बट आजकल क्या हो रहा है? ये गणना के अलावा बहुत सारे काम कर रहा है, इसलिए ये गणना से हो गया संगणक, और कंप्यूट से हो गया कंप्यूटर, ठीक। एक तो लॉजिक ये हो गया आपका, जो कि आई थिंक आप लोगों को डिटेल में समझ में आया होगा। अब कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। COMPUTE और R। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, यूज फॉर टेक्निकल वर्क एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। अब याद कर लीजिएगा, इस चीज को याद कर लीजिए। फिलहाल वैसे पूछा नहीं जाता है, बट हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए या लोगों की सुविधा के लिए कहें, इसे बनाया है। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, पर्टिकुलर, यूज्ड फॉर
टेक्निकल वर्क, टेक्निकल वर्क, और ई फॉर एजुकेशन या इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, आर फॉर रिसर्च। तो हम लिखकर बेसिकली ज्यादातर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजों को समझाना, थोड़ा सा फास्ट फिट चलना पड़ेगा ना। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सीओसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। सबसे पहले नंबर पे इसकी जो विशेषता है वो है स्पीड। स्पीड का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर लाखों अरबों गणनाएं जो हैं वो 1 सेकंड में कर सकता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू ह्यूमन। इंसान को अगर कंपेयर करें तो इसकी जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। ये क्या करता है? 100% शुद्ध काम करता है। हम लोगों से अगर मान लो 500 आपको गणित के सवाल दिए जाए, कितने परसेंट चांस है कि 500 के 500 सही होंगे? 1 भी परसेंट नहीं, ठीक। अब बता दें क्यों। आप किसी टीचर को भी दे दो कि सर आपको ये 500 सवाल करने हैं, क्या करेगा? धीरे धीरे करेगा, 2 4 8 10 12 सब सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी पता है कि टीचर के पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ह्यूमन बीइंग गलती करेगा ना। 500 सवालों में एक तो गलत होगा, तो वही चाहिए। बट कंप्यूटर ये गलतियां नहीं करता है। तो एक अच्छी बात तो इसके अंदर ये हो गई। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर क्या चीज होती है उस चीज को समझ लीजिए। स्पीड हो गया, एक्यूरेसी, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, ठीक। मल्टी टैलेंटेड मतलब सार्वभौमिकता, एक साथ ये कई सारे काम कर सकता है। जबकि अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? डिलीजियस। डिलीजियस मीन्स क्या होता है? परिश्रमशीलता। हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, ये काम करते करते थकता नहीं है। नेक्स्ट, मेमोरी, यादाश्त। हम लोगों की यादाश्त कुछ दिनों बाद भूलने लगते हैं, बट कंप्यूटर हर चीज को याद रखता है। लेकिन एक बेनिफिट है, जब बात आती है साइज की तो हम श्रेष्ठ है कंप्यूटर से। क्यों भाई? उसकी एक क्षमता है। मान लो ये 1 TB है इसकी मेमोरी, तो ये 1 TB तो डाटा स्टोर कर सकती है, लेकिन हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। जितना चाहो, भगवान ने हमें अनलिमिटेड दिया है, जितना चाहो डाटा स्टोर कर लो। बस ये जरूरी है कि आप कितना डाटा स्टोर कर पाते हो। डिपेंड हम पे करता है, आप पे करता है, ठीक है। तो जितना हम लोग डेवलप कर लेंगे अपने आप को, उतना ज्यादा ये डेवलप हो जाता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट नंबर पे है 1 2 3 4 5 हो गई। अब कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट अगर ईमानदार नहीं है तो हमारे किसी का काम का नहीं। बट ये ईमानदार है, ऑनेस्टी। इसकी नेक्स्ट विशेषता यही है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये ईमानदार रहता है हमारे प्रति। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एक फाइल है और किसी को चोरी कर दी, ठीक, ले जा। तुमने हमें कितने रुपया दिए? 1 भी नहीं। अच्छा, वो आया 20,000 रुपये दे रहे, ये फाइल दे दो हमें, ले जा। कहाँ गई ईमानदारी? जब कंप्यूटर के अंदर ईमानदारी होती है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? यूजर फ्रेंडली। अब कोई कितना भी अच्छा क्यों ना, कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, जब तक वो फ्रेंडली नहीं है तब तक वो आपके किसी काम का नहीं है। अब मान लीजिए हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे या आपसे बहुत रूडली बात करते हैं, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम आप मुझे दूर जाने लगोगे। कितना भी व्यक्ति अच्छा क्यों ना, जब तक वो फ्रेंडली नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया। बताओ यस या नो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के प्रकार। उससे भी पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशंस पे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की अभी तक 5 जनरेशंस हो चुकी हैं। जो फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक, जो कि 1940 से 56 के बीच में रही है। बट इसकी जो जनरेशंस हैं
इस चीज को समझिएगा ध्यान से। इनकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, कोई 40 लिखता है, कोई 42 लिखता है, इसीलिए हम लोग डेट पे बात ही नहीं करेंगे। वैसे तो नॉर्मल 40 से 56 है या 42 से 56 है। इसमें जो उपयोग किया जा रहा था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। अब ये कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर दोनों को कंपेयर करने वाले हम लोग। ये जो वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर हुआ करता है, इसकी सबसे पहली बात कि भैया हम क्या करेंगे, पहले तो इन्हें हम साइड से ले लेते हैं। ये कहते थे कि भैया हमें चाहिए कम से कम एक रूम की जगह, ठीक, इतने बड़े होते हैं। दूसरे से हम, ये वैक्यूम ट्यूब है, ये हीट ज्यादा करेगा तो हमें चाहिए एसी, ठीक। तीसरे नंबर पे 100% हम डाटा एक्यूरेटी नहीं देंगे, ठीक है, भूल जाओ कि हम डाटा सही देंगे, आपको हो सकता है कुछ गलत दे दे। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ये हम भैया बाइनरी भाषा को समझते हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हर एक चीज को क्या करो, बाइनरी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, फिर हमसे बात करना, ठीक है। इतना हो गया। और क्या ये कहते थे कि भैया हमें कीबोर्ड माउस नहीं आता है, उपयोग करना है तो यूज करो पंच कार्ड, ठीक। अब एक चीज बताओ, अब इन्हीं चीजों को हम कंबाइन करते हैं। अगर आपको 2 और 2 जोड़ने हैं, ठीक, सबसे पहले आप क्या करो, 2 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक। बाइनरी फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, कुछ आया आउटपुट, उससे आपने पंच कार्ड में छेद कर करके उसे इनपुट दिया। ऐसे इनपुट भी नहीं, एक कमरे के बराबर उसका क्या है, साइज है। एसी लगाओ पहले, लाइट की खपत ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। एसी अलग लगाओ, इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए, तो लाइट की खपत ज्यादा होगी। अब आपने उसे इनपुट दिया, उसने भैया प्रोसेसिंग भी किया, बट आउटपुट दिया किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। अब आप क्या कर रहे हो, भैया बाइनरी फॉर्म में हमारे पास आउटपुट तो आ गया, लेकिन अब एक और इशू है, वो पता है क्या है, हम 100% सही नहीं बोलते हैं। यानी कि इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं कि भैया हम 100% सही है या नहीं है। तो अगर यही सब काम करना होगा तो हम अपने हाथ से नहीं कर लेंगे। तो इतना जटिल हुआ करता था उस समय कंप्यूटर चलाना। अब लोग कहते हैं कि आज कंप्यूटर चलाना कठिन है, जो लोग ये बात कहते हैं कि आज कंप्यूटर चलाना कठिन है, उन्हें ये कंप्यूटर पकड़ाओ, ठीक जाओ ये चलाओ जाके। ये कंप्यूटर वाकई में वो लोग चलाएगा जो असलियत में जीनियस कहे जाते हैं। आजकल तो सबको यूज करने लगा है, नॉर्मल 100% लोग कंप्यूटर चलाने लगे। बट अगर हम बात करें कंप्यूटर साक्षरता में, तो अभी भी 9-10% ही आता है। उसका रीजन क्या है, जो 90% यूजर्स हैं वो कंप्यूटर का जो उपयोग कर रहे हैं वो या तो गेम खेलने में कर रहे हैं, या तो यूट्यूब चलाने में, या तो मूवीज देखने में, समझे। क्योंकि सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं तो 9 से 10% ही लोग आते हैं जो साक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो हुआ था, अब थोड़ा सा विकास हुआ, आ गया ट्रांजिस्टर, ठीक। ट्रांजिस्टर आप लोग जानते होंगे 3 टांगों वाला जैसे होता था, हाँ, नॉर्मली हर जगह यूज होता था। इससे थोड़ा सा सुधार हो गया था, इससे थोड़ा सा छोटा हो गया था, बाकी चीजें सेम थी, 100% भरोसा आप भी नहीं कर सकते थे। तीसरे नंबर पे आ गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसने थोड़ा सा ज्यादा चेंज कर दिया कि भाई आप इस पर आप लगभग में भरोसा कर सकते थे। 100% तो अभी नहीं था, बट 70, 80, 90% लगभग में भरोसा कर सकते थे। साइज भी थोड़ा सा छोटा हो गया था। फोर्थ नंबर पे आया हमारा पास क्या, VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। अब इसका क्या था, इसमें एक चीज कॉमन थी, इसमें आ गया था CPU। अब CPU जब से आया तब से इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई, 100%। अब भैया क्या है, 100% आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। साइज भी लगभग में एक टेबल का साइज जिसे चाहिए था, आप भी टेबल तो चाहिए, पूरी एक टेबल चाहिए, बड़ा सा मॉनिटर हुआ करे पीछे क्यों निकला हुआ। तो ये चीज हो गई टेबल। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, एक इनकी में कमी थी कि भैया हम रहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। इसीलिए अब इसका जो उपयोग था नॉर्मली बैंकों में लोग करने लगे थे, बट सिर्फ काम के लिए।
बट वो दिन था सन 2010 का, आया कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव। क्या? यूएलएसआई आ गया, सीपीयू आ गया, 5th जनरेशन चलने लगा। 5th जनरेशन सब कुछ हो गया कलर्ड, और जैसे कलर्ड हुआ वैसे लोगों में इंटरेस्ट जागने लगा, हमें भी सीखना है, हमें भी सीखना है। और सन 2010 के बाद में आज लगभग सब लोगों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगा है, और आने वाले समय में कंप्यूटर सबको आना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट नंबर पे अब हम बात करेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ, क्या क्या इसके उपयोग। कंप्यूटर के जो उपयोग है आप लोगों को पता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे कोई बताएगा? स्कूल में, ठीक, और कहाँ है? हॉस्पिटल, ठीक, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, रेलवे स्टेशन, बिजनेस, लगभग में हर जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? यूज के बारे में ज्यादा तो बताना नहीं है ना, आप लोग पढ़ भी सकते हैं नॉर्मल, बहुत आसान है। हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से। कंप्यूटर को बनाया गया था भैया कि एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में। अब इन्हें समझ लो ध्यान से। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो विशेष रूप से भौतिक क्रिया को प्रोसेस करते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज को प्रोसेस करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो विशेष रूप से बाइनरी संख्याओं को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भौतिक क्रियाओं को प्रोसेस करते हैं, ये बाइनरी संख्याओं को प्रोसेस। बाइनरी संख्याओं में 2 डिजिट होते हैं, 0 या 1। अब इसमें अगर आप देखोगे इसका उपयोग जो होता था मौसम का पूर्वानुमान लगाने में। अब आप लोग अक्सर देखते होंगे, क्या चीज देखते हो, कि अगर आपको मौसम के बारे में जानना है तो आपको इस कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बाइनरी फॉर्म में है, इसका उपयोग हम लोग नॉर्मली करते हैं। अब इसका काम क्या था कि भैया अगर आपको तापमान पता करना है, दबाव पता करना है और मोशन को पता करना है, इन चीजों का हम लोग नॉर्मली इसके लिए उपयोग करते थे। इसलिए आप लोग देखते हो कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, उसमें लिखा होता है आज मौसम साफ रहेगा। यार कैसे पता? उसका पता होने का रीजन है एनालॉग कंप्यूटर। अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये काम यहाँ पर होने वाले हैं, और अनुमान लगाकर पूरा वर्क होता है। और लेकिन फिर भी ये कभी कभार गलत हो जाते, तो गलत क्यों होते हैं? उसका मेन रीजन है मौसम का चेंजेबल होना। सुबह अनुमान लगाया गया, सुबह पता किया गया कि भैया आज मौसम साफ रहेगा, बाई चांस वायुमंडल में कुछ बदलाव हुआ, अब क्या होगा? चेंज हो गया ना सब कुछ, और वो गलत साबित हो जाते हैं, जबकि वो गलत होते नहीं, साबित किए जाते हैं। ठीक है, ये मौसम का है। अब क्या हुआ कि भैया ये तो सब डिजिटल फॉर्म में था, ये एनालॉग फॉर्म में था, इन दोनों को जोड़ दिया गया, एक कंप्यूटर बनाकर तैयार हो गया जिसे हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। ठीक, हाइब्रिड बीज भी आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें क्या होता है, एक खराब बीज एक अच्छे बीज मिला दिए गए, एक नया बीज तैयार, कॉस्ट कम काम ज्यादा। तो इसका उपयोग हॉस्पिटल में किया जाता है। ठीक, अब हॉस्पिटल का क्या मतलब है, जैसे आप देखते होंगे कि पल्स रेट नापने के लिए एक कोई मॉनिटर आता है। ठीक, उसमें क्या होता है, मुख्य रूप से व्यक्ति के पेशेंट के लगा दिया जाता है, और उसमें ऐसे लाइनिंग सी चलती है। ठीक, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा ना, बाद में सीधी लाइन, और यहाँ पे उसके डिजिट चलते रहते हैं, 108, 37, 35 ऐसे के डिजिट चलते हैं। जो डिजिट चल रहे मतलब डिजिटल कंप्यूटर, लाइन चल रही मतलब एनालॉग कंप्यूटर, दोनों काम एक ही साथ हो रहे मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हम लोग ना तो देखिए डॉक्टर बनने जा रहे हैं और ना तो
मौसम का पूर्वानुमान लगाने जाना, तो विज्ञान के क्षेत्र में अभी जा रहे हैं। जब जाएंगे तो इनका यूज भी सीख लेंगे, ठीक है ना। बट इसका तो उपयोग हम लोग अभी करने वाले हैं। तो अब हो जाएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, अब डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। ये 4 प्रकार का है। माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर। इन्हीं फॉर्म में याद कर लो। रीजन, ये साइज का बढ़ता क्रम, प्राइस का बढ़ता क्रम, स्पीड का बढ़ता क्रम, हर चीज का ये बढ़ता हुआ क्रम है। अब ऐसे याद करना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। इसका उपयोग हम लोग नॉर्मली अपने घरों में करते हैं। इसके उदाहरण हैं लैपटॉप, पीसी, पीडीए, एंड्रॉयड आपका फोन हो गया, या टैबलेट, ठीक है ना। ये सब उदाहरण किसके हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। अब हम किसी से पूछते हैं, भैया आपने डिजिटल कंप्यूटर कभी देखा है? नहीं सर जी। क्यों नहीं देखा भाई? डिजिटल कंप्यूटर के अंदर तो माइक्रो कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर में आपने लैपटॉप कभी नहीं देखा क्या? देखा है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा जानकारी रखो कि आप क्या यूज कर रहे हो। मिनी कंप्यूटर, अब इसी में क्या करो, आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसकी स्पीड इससे 5 गुना ज्यादा होती है, बस बाकी सब सेम है। इसका उपयोग सर्वर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। सर्वर के रूप में क्या मतलब है कि इसका जो उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जैसे एक साथ 100, 200, 500 लोगों को काम करवाना है और उसका डाटा एक ही जगह पे सेव होता रहे, तो वो इसका उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है वो आपका होता है सुपर कामों के लिए। कहने का मतलब बड़े बड़े जो काम है, चाहे किसी मिसाइल को कंट्रोल करना हुआ, चाहे आपका दूसरे नंबर पे कोई परमाणु बम कंट्रोल करना हुआ, या कोई सुपर मूवी बनाना हुआ, तो ये काम हम लोग करते हैं सुपर कंप्यूटर की मदद से। इतना याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर पब्लिकली नहीं होता है। बाकी आप दुनिया के सारे कंप्यूटर खरीद सकते हैं, बट सुपर कंप्यूटर को कभी भी खरीद नहीं सकते। अब एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों? भाई हमारे पास 1000 करोड़ रुपया हो गया है, सरकार से ज्यादा पैसा तो लोगों के पास है, ठीक है। क्योंकि बिजनेसमैन जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो जैसी बात है बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा इनके पास। तो ये लोग क्यों नहीं खरीद सकते? रीजन है इसका दुरुपयोग। मान लीजिए कि हमने सुपर कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक। अब हमने सुपर कंप्यूटर से एक परमाणु बम को कंट्रोल कर लिया, एक परमाणु बम बना लिया, किसी भी कैसे भी करके कुछ भी किया हमने। अब उसका दुष्प्रभाव क्या होंगे समझिएगा। क्योंकि कंप्यूटर की एक गलत बात है, पता क्या? कंप्यूटर की हमने विशेषताओं के बारे में तो बात की थी ना अभी, लेकिन उसके कुछ हानि भी हैं। क्या क्या हानियां हैं? नो फीलिंग्स और नो आईक्यू, यानी कि सोचने समझने की शक्ति नहीं है, और ना तो इसके अंदर कोई फीलिंग्स है। अब फीलिंग्स नहीं है तो अच्छी बात है हमारे लिए, बट इसके लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखो अगर इसके अंदर फीलिंग्स आई तो क्या होगा? वही जो रोबोट पिक्चर में हुआ था, 2.0 पिक्चर में हुआ था ना, ठीक। ये पूरी दुनिया पे राज करेगा, और ऐसा नहीं ये चीज की नहीं गई, की भी गई है। अब हम बात करें सुपर कंप्यूटर, हमने क्या किया? परमाणु बम को कंट्रोल कर लिया। अब परमाणु बम, अब कंप्यूटर के पास इतना तो दिमाग है नहीं कि भैया हमें पाकिस्तान पे नहीं चलना चाहिए, वो बेचारा छोटा है, ऐसा तो कोई दिमाग है नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, हमें आगे गुस्सा, हमने क्या किया? क्या पता चले अगले दिन पूरा पाकिस्तान साथ। अब अमेरिका, रूस, जापान, ये सब लोग आ रहे भारत के पास, भैया तुमने परमाणु बम कैसे छोड़ दिया? जवाब कौन देगा? सरकार देगी जाके ना, हमें क्या पता। तुम तो छोड़ दोगे, लेकिन जवाब किसे देना होगा? सरकार को। इसे सरकार कहती कि भैया अगर तुम्हें यूज करना है तो आप क्या करो, इसे रेंट पे ले लो। सुपर मूवी वगैरह ये लोग बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसे रेंट पे ले लिया। और रेंट पे लेने का क्या फायदा है? सरकार को ये फायदा है, भैया हम इस मूवी का 10% कमीशन लेंगे, ठीक, या हमें इतना पैसा चाहिए तब आप यूज कर सकते हो। वो भी सरकार अपने अंडर में से यूज करवाती है। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं मेमोरी पर, ठीक। मेमोरी क्या है?
मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, जाहिर सी बात है हम लोग इसमें डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसे कंप्यूटर अपने यूज के लिए रखता है, समझे ना, कंप्यूटर अपने यूज के लिए रखता है, ये हमारे यूज के लिए नहीं होती है। इसमें आता है आपका रैम, रोम और कैश। ये जो आता है आपका पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और आपका जिप ड्राइव और सैनडिस्क का आपका एसडी कार्ड, ये सारी चीजें आती है। अब इन्हें यहीं पर ध्यान से समझ लेना। क्या है रैम, इसका फुल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम होता है। यह एक अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई का मतलब क्या है, वोलेटाइल, ठीक। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका काम होता है कंप्यूटर में डिस्प्ले दिखाना, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने पे ये पूरा डाटा अपना लॉस कर देती है और इसीलिए इसे अस्थाई मेमोरी कहते हैं। ये सब कुछ भूल जाती है। जैसे अभी जो कुछ डिस्प्ले हो रहा है ये सब हमारी रैम पर होता है और ये तब तक हार्ड डिस्क में नहीं जाता जब तक यहाँ पर आप सेव नहीं करते हो। आप लोग क्या करो, नोटपैड की आपने कोई फाइल ओपन की, ठीक है, ध्यान समझिएगा, नोटपैड की आपने कोई भी फाइल ओपन की। अब आप चाहते क्या हो कि भैया ये हमारी फाइल हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, तो आप क्या करोगे, Ctrl+S, सेव की शॉर्टकट की है, आपने जैसे दबाया ये फाइल उठ के कहाँ जाती है, हार्ड डिस्क के पास, और हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। अब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप क्या करोगे, भैया उठो और फिर से आ जाओ, फिर से रैम पर आ जाते हैं और फिर से आप काम करने लगते हो। तो जितना आपका डाटा दिख रहा है वो कहाँ पर है, रैम पर है, और जितना आप यूज कर रहे हो यानी कि अंदर से सेव्ड है वो कहाँ पर रहता है, हमारी हार्ड डिस्क में या एसएसडी कार्ड में। क्लियर है। अब ये कई प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और एक होता है डी रैम। जो एस रैम होती है ये नॉर्मली महंगी होती है। अब महंगी क्यों होती है, उसका रीजन है क्योंकि ये क्या करती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसमें ज्यादा जो समय है ये एक सेकंड में लाखों बार रिफ्रेश होती है, हजारों बार रिफ्रेश होती है, और ज्यादा बार रिफ्रेश होने के कारण ये अपना ज्यादातर जो समय है वो किसमें बिता देती है, रिफ्रेश होने में। जैसी बात है, अगर कोई ज्यादातर टाइम रिफ्रेश होने में गुजारा तो वो स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, और सस्ता हो जाएगा तो फिर लोगों के काम ज्यादा है। और क्या होता है, क्योंकि लोग सस्ती चीजों को ज्यादा यूज करते हैं हमारे इंडिया में। और जबकि दूसरी है वो इसकी जस्ट उल्टी है, कम रिफ्रेश होती है, ज्यादा समय के लिए चलती है और इसीलिए महंगी होती है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। अब रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के काम आएगा। ये वो डाटा होता है जो कंप्यूटर अपने लिए रखता है, यानी कि ये कंपनियां अपने लिए डाटा रखती हैं। ये मदरबोर्ड में एक्चुअली स्थिर रहता है, इसे हम लोग कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर वॉशिंग मशीन आप लेकर आए हो, ठीक है, उसमें क्या है 4 राउंड ऐसे घूम रहा है, 4 राउंड बैक घूम रहा है, तो ये 4 ही क्यों घूम रहा है, 5 क्यों नहीं घूम रहा है? उसका रीजन है कि रोम की उस पर सेट कर दिया गया है, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का मतलब होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पहले चला करती थी मेमोरी। अब इसमें क्या होता था, एक्चुअली में रियल बात तो ये है कि इसमें वो डाटा स्टोर रहता था। इसमें अगर एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दी तो नो डिलीटेड, कभी भी आप इसे इरेज नहीं कर सकते, ना तो कंपनी तक तो डिलीट नहीं कर पाते थे। इसलिए देखा होगा कि एक बार जो फोन आ जाता था वो लाइफ टाइम चलता था, कभी भी अपडेट नहीं आएगा, चिंता की बात ही नहीं, अपडेट ही नहीं आएगा, जब तक चला पाओ तब तक चलाते रहो। अब क्या है, समय समय पे अपडेट्स आते रहते हैं। क्लियर है ना। तो ये आपकी पीरोम हो गई। डबल ई पीरोम ये इरेजेबल थी। अब इसका क्या इशू था कि भाई इरेज तो होगी, पहले मदरबोर्ड से उसे निकालो, फिर उस पर पराबैंगनी क्लियर डालो, फिर उसे पूरा इरेज करो, फिर से पूरी प्रोग्रामिंग करो। तो इसमें भी ज्यादा ये कॉस्टली हुआ करता था, इसीलिए कम अपडेट्स
बट अब आ रहा है डबल ईपीरोम, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिकली आराम से इरेज हो जाती है, जहां पर डाटा इरेज करना वहीं पर का इरेज कर लो और फिर से नए समय के लिए शुरुआत। ठीक, कैश मेमोरी में वो सारी चीजें सेव रहती हैं जो कि आपने हाल ही में की हैं। जैसे हम लोग बार बार कोई चीज अगर टाइप करते हैं, कोई हाल ही में काम करते हैं, तो वो क्या कैश में हमारे सेव हो जाते हैं और वो रैंडमली चलते रहते हैं। क्लियर है ना? तो वो कैश मेमोरी में आपके आ गए। अब कैश मेमोरी जो है ये कहीं पर दिखती नहीं है, इसे कहते हैं काल्पनिक मेमोरी कहते हैं, या एक वर्चुअल मेमोरी होती है। ये रैम और सीपीयू के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ब्रिज का काम करने का क्या मतलब है, एक समझ लो पुल के समान काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा लेकर जाना, इतना इसका काम है, बाद में ये सब भूल जाती है। ठीक है, अब सेकेंडरी पे अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, ये सब हमारे अपने यूज के लिए है। इन सबको कौन यूज करेगा, हम लोग यूज करें, चाहे पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, एसएसडी कार्ड हो, फ्लॉपी डिस्क हो, जिप ड्राइव हो, इन सबको हम लोग अपने यूज के लिए रखेंगे, जबकि नॉर्मल आप सबको ये पता भी होंगे इनके बारे में। हम बात करते हैं हार्ड डिस्क पे और एसएसडी कार्ड पे। पहले चला करता था हार्ड डिस्क, अब चलता है एसएसडी कार्ड। एसएसडी कार्ड इसकी तुलना में काफी ज्यादा फास्ट है, इसलिए अब हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो एसएसडी कार्ड वो ही यूज कर रहे हैं। डाटा दो प्रकार से एक्सेस किया जाता है, एक होता है सीक्वेंस एक्सेस, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, अब डायरेक्ट और सीक्वेंस का क्या मतलब है, जैसे आपसे बोला गया कि आपको वहां से उठ के यहाँ तक आना है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधे उठकर इधर आ जाओगे। ठीक, बट अगर कोई कंडीशन लगा दी गई कि आपको घूम के आना है, तो वो सीक्वेंस एक्सेस है। जैसे हार्ड डिस्क आपके सीक्वेंस एक्सेस पे आधारित होती है। जैसे क्या होता है, इसमें ट्रैक लगे हुए हैं, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है, अगर डाटा यहाँ पर है और यहाँ पर जाना है तो इतनी बार इसे घूमना पड़ेगा। याद होगा कि पहले कैसेट चला करती थी, सीडी डीवीडी, वो घूमा करती थी, तो वो किस सिद्धांत पे आधारित है, सीक्वेंस एक्सेस पे। और जो डायरेक्ट एक्सेस पे आजकल के पेन ड्राइव, एसएसडी कार्ड वगैरह, ये इस पे आधारित होते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इस टॉपिक पे इनके यूनिट्स पे बात कर लेंगे। कंप्यूटर को हम लोग नापते कैसे हैं, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे नापा जाता है। वैसे नॉर्मली अगर हम लोगों को कुछ तरल पदार्थ नापना तो हम लोग लीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं, राइट ना। बट कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बिट। ठीक, एक बिट, दो बिट, और बिट में जीरो हो सकता है या वन, जीरो या वन होता है। और नेक्स्ट नंबर पे है, ऐसे अगर 4 बिट बन जाते हैं तो एक निब्बल। ठीक, ऐसे ही 8 बिट, कितने निब्बल, 2 निब्बल या 1 बाइट। ऐसे ही 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB, 1 मेगाबाइट। ठीक, और 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 TB पेटाबाइट। ठीक, ऐसे करके चलता हुआ चला जाता है, और लास्ट में आता है जियो बाइट। ठीक, जीबी ही आता है बट जियो बाइट आता है। अब दोनों में अंतर है, हम लोग देखते हैं नॉर्मल MB और MB, बहुत डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये होता है मेगाबाइट, ये होता है मेगाबिट। जब हम लोग रिचार्ज कराने जाते हैं वाईफाई में, क्या बोलते हैं, भैया 100 MB पर सेकंड की स्पीड देंगे, तो क्या 100 MB का कोई भी जो स्टोर है, ऐप है, कभी 1 सेकंड में डाउनलोड हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो MB है, मेगा बाइट है, और ये मेगा बिट है। 1024 को मल्टीप्लाई करो, इतना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्लियर है? ओके, अब लास्ट एक चीज बची है, वो है सॉफ्टवेयर। उनके बारे में अब हम लोग पढ़ लेंगे और 5 मिनट में खत्म करते हैं पूरा क्लास। सॉफ्टवेयर नॉर्मली 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे सिस्टम काम करता है, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बीच में इतना अच्छा डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब हमारे शरीर में जान ही नहीं है, तो फिर हम पढ़ाएंगे कैसे? कोई भी काम नहीं कर सकते ना। और मान लीजिए खाली शरीर पड़ा हुआ, आत्मा नहीं है, तब भी किसी काम का नहीं है। वैसे ही अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, और अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? आपका विंडोज, ठीक है, हम लोग विंडोज यूज करते हैं, एंड्रॉइड, और क्या है, आईकाल। आईकाल भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? लूनिक्स, मैक, ठीक, मैक, लूनिक्स, यूनिक्स, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। या आईफोन के लिए आता है आईओएस, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज तो आप लोग जानते ही हो, एंड्रॉयड भी आप लोग जानते हो। जितने भी ये फोन्स हैं, चाहे रियलमी हो, चाहे आपका माइक्रोमैक्स हो, या कोई भी हो, जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, वीवो हुआ, ये सब लोग किस पे आधारित है? जो आईकाल के फोन है वो आईकाल पे आधारित है। बाकी आप लोग जानते हैं मैक और लूनिक्स ये कंप्यूटर के ही एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स भी, और ये आईफोन में काम आता है, चाहे आईफोन 15 प्रो हो, चाहे आपका 14 प्रो मैक्स हो। और क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिनमें हम लोग काम करते हैं, ये भी कई प्रकार के आते हैं। सबसे पहले नंबर पे ओपन सोर्स। ओपन सोर्स वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने साथ में अपनी कोडिंग को भी लेकर आते हैं, यानी कि ये इनकी कोडिंग अवेलेबल है, इसीलिए ये क्या है? फ्री है। क्योंकि अगर फ्री नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? कोडिंग को उनकी कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है ना। तो ये फ्री बना दिए जाएंगे, अगर नहीं हुए तो बना दिए जाएंगे, और अगर हैं तो सो गुड। तो इसलिए ये फ्री होते हैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनकी कोडिंग कहाँ पर अवेलेबल होती है? एग्जाम्पल के पर लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या है? इसकी कोडिंग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये C++ और पाइथन लैंग्वेज बनाया गया है। अब क्या करते हैं लोग? अगर इन्होंने पैड रखा होता, लोग क्या करते हैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पूरी कोडिंग को कॉपी किया और डायरेक्ट जाके पेस्ट कर दिया, और एक नया प्रोग्राम बना दिया, जो पैड वाला था हटा दिया। भैया हम फ्री में दे रहे हैं, लोग पैसा ले रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं, तो लोग पैसा वाले खरीदेंगे फ्री में? फ्री में, ठीक। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आसानी से शेयर किया जा सकता है। शेयर किया जा सकता है क्या मतलब? इन्हें रेफर करते हैं हम लोग। जैसे आपका नॉर्मल हो गया एंटीवायरस, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कंप्यूटर में एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जैसे एंटीवायरस क्या करता है? वायरस से बचने का काम करता है, राइट ना। नेक्स्ट नंबर पे है आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक। ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, इनकी कोई भी कोडिंग आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं मिलेगी। इन्हें अगर यूज करना है तो आपको इन्हें परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के हमने लगभग में सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अभी भी अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हम लोग उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा क्लास लगा वो आप लोग बता सकते हैं।